मिस ईशा, ये ज़ख्म का निशान कैसे हुआ? मीटिंग के दौरान कबीर रॉय की नज़र ईशा की कलाई पर पड़ी तो वो नज़रअंदाज ना कर पाया। जी जी सर, वो मीटिंग के बाद आप मेरे कैबिन में आए। वो उसकी घबराहट देख अपना सवाल अधूरा छोड़ गया। ईशा सर झुकाए उसके सामने बैठी थी। ये मेरे हस्बैंड ने किया है, गलती मेरी अपनी थी। इस बार आधी सैलरी खुद खर्च कर ली मैंने। बात करते करते उसकी आवाज़ रुंध गई। उस मासूम की यतीमी का फ़ायदा उठाकर बुआ ने अपने 40 साल के निकम्मे बेटे से उसका विवाह कर दिया था। वो दिन भर ऑफिस का काम करती और घर आकर जालिम माँ बेटे के हाथों जलील होती। व्हाट द हेल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रात की काले घर सू फैल गई थी। ईशा के हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि दूध से भरा ग्लास बार बार उसकी उंगलियों से टकरा रहा था। वो चंद लम्हे बंद दरवाजे के सामने खड़ी रही, जैसे खुद को अंदर जाने के लिए तैयार कर रही हो। दिल सीने में बेकाबू धड़क रहा था। 1 महीना गुजर चुका था इस घर में आए हुए, मगर आज पहली बार उसे यूँ लगा जैसे वो वाकई किसी अंधेरे कुएं के किनारे खड़ी हो। बुआ के अल्फाज अब उसके कानों में गूंज रहे थे। पत्नी हो उसकी, पति को उसका हक देना सीखो। लोग क्या कहेंगे कि अभी तक मुकम्मल विवाह नहीं हुआ। बहुत तमाशा हो चुका है। अब जाओ और अपने पति को लुभाओ, उसको अपनी गुर्बत बख्शो ताकि वो जिम्मेदारी पकड़े। उसने बमुश्किल हिम्मत जमा करी और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से भारी आवाज़ आई, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। वह आहिस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुई थी। सामने सोमेश बेतरतीबी से बेड पर बैठा था। कुर्ता पजामा शिकनों से भरा हुआ था। गले के बटन खुले हुए थे जिससे बालों से भरा सीना छलक रहा था। बाल बिखरे हुए, आंखों में अजीब सी सख्ती। वो जिसामत में काफ़ी भारी था। चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ भी मौजूद थीं। उसे देखते ही वो सीधा होकर बैठ गया था। ईशा खामोशी से आगे बढ़ी और दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखकर सर झुकाए बेड के किनारे बैठ गई। कमरे में चंद लम्हे अजीब खामोशी रही। फिर सोमेश ने उसे घूरते हुए पूछा, ये दूध क्यों लाई हो? ईशा ने नज़रें उठाए बिना धीमी आवाज़ में कहा, माँ जी ने भेजा है आपके लिए। उसकी बात सुनकर वो बोला, और माँ जी ने क्या कहा है? खतरे की घंटी उसे अपने गिर्द महसूस होना शुरू हो गई थी। उसने हिचकिचाते हुए सर हाँ में हिलाया था। सुमेश चंद सेकंड उसे खामोशी से देखता रहा, फिर अचानक वो उसके करीब खिसका था। ईशा के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। उसने डरते हुए अपनी उंगलियां मुट्ठी में बंद कर ली थीं और उसके स्पर्श के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन सोमेश ने महज उसका हाथ पकड़ा था। उसकी गिरफ्त सख्त थी। वो झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा था। तुम्हारे ये गुलाबी होंठ, उसकी आवाज़ भारी थी, ये नाजुक जिस्म, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। ईशा की सांस अटकने लगी थी। वो उसके नाजुक जिस्म को अपनी नज़रों की कैद में लेते हुए बोला था, जबकि दूसरी जानिब उसकी आंखों में बेइख्तियार नरमी तैर गई थी। मगर अगला जुमला उसके वजूद को मुंजमद कर गया था। लेकिन मेरी जान, मैं तुम्हें पति का सुख नहीं दे सकता। ईशा ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखों में हैरत थी, उलझन थी। वो कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। उसका सर झटके से एक तरफ हुआ और वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई थी। ग्लास के अंदर रखा चम्मच फर्श पर गिरकर आवाज़ पैदा कर गया था। ईशा ने खौफज़दा नज़रों से ऊपर देखा। सुमेश की आंखें नफ़रत से भरी हुई थीं। कितनी हवस भरी है तुम में, वो धाड़ा था। निर्लाज लड़की, 1 महीना सब्र नहीं हुआ तुमसे। ईशा के आंसू बहने लगे। मैंने कुछ नहीं। चुप, वो घुर्राया। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझ में पुरुषत्व नहीं है। कभी भी तुम्हें पति का हक नहीं दे सकता। लेकिन अगर ये बात तुमने किसी को बताई ना, वो उसके करीब झुका, तो ऐसी मौत मारूंगा कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ईशा का पूरा जिस्म कांपने लगा था। वह फर्श पर बैठी खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। सुमेश ने सिगरेट जलाते हुए सर्द लहजे में कहा, और कल तुम्हारे ऑफिस की सैलरी आ रही है ना? मुझे चाहिए पूरी की पूरी। ईशा ने नम आंखों से उसे देखा। लेकिन मेरी कुछ ज़रूरतें। वो तंजिया हंसा। यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कमाओगी मेरे हाथ पर रखोगी, वरना। उसने धुआं उसके चेहरे की तरफ छोड़ते हुए मज़ीद बोला, तुम्हें बेच कर पैसे कमाऊँगा। हर रात तुम्हारे बिस्तर पर नया मर्द भेजूँगा। समझ आई बात?
ईशा के मुंह से सिसकी निकल गई थी। उसे लगा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। वो दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर रोने लगी थी। चुप कर, सुमेश गुस्से से चीखा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, दफ़ा हो जाए यहाँ से। ईशा जल्दी से उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसने एक आखिरी नज़र उस शख्स पर डाली जो नाम का उसका पति था, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। बाहर आते ही उसके सब्र का बंधन टूट गया था। वो दीवार के साथ लगकर रोती चली गई, जबकि अंदर कमरे में बैठा सुमेश ऐसे खामोश था जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। सुबह 9 बजे दूसरी जानिब रॉय मैंशन गैर मामूली खामोशी में डूबा हुआ था। घर के बेशुमार लोग अभी अपने कमरों में थे, मगर ऊपर वाले हिस्से के एक कमरे में कबीर रॉय आईने के सामने खड़ा अपनी घड़ी बांध रहा था। स्याह रंग की इस्त्रीशुदा शर्ट, मैचिंग ट्राउज़र्स और हमेशा की तरह तरतीब से बने बाल उसकी शख्सियत को मज़ीद रौबदार बना रहे थे। उसने आखिरी बार खुद को आईने में देखा, फिर कोट उठाकर बाजू पर डाला और कमरे से बाहर निकल आया था। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके कदमों में अजीब ठहराव था। नीचे मौजूद नौकर उसे देखते ही मज़ीद मुहतात हो गए थे। कोई टेबल दुरुस्त कर रहा था तो कोई फूलों की तरतीब संवार रहा था। कबीर रॉय की मौजूदगी में रॉय मैंशन के नौकर सांस भी हिसाब से लेते थे। वो सीधा डाइनिंग एरिया में आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया था। चंद लम्हों बाद मंगाला जल्दी से उसके सामने नाश्ता रखने लगी थी। उनकी ख़ानदानी नौकरानी, सर एग फ्राई बना दूं या ऑमलेट? उसने अखबार खोलते हुए मुख्तसर जवाब दिया, जो रोज़ बनता है वही ले आओ। जी सर। मंगाला फ़ौरन पलट गई थी। अभी वो कॉफ़ी का मग उठाने ही लगा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और कल्याणी देवी अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद साड़ी में मलबूस वो हमेशा की तरह बावकार लग रही थी। कबीर फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। पूरा परिवार उससे डरता था और वो महज कल्याणी देवी के सामने झुकता था। कल्याण हो मेरे बच्चे। वो उसके करीब आईं और शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा। एक तुम हो जो इस घर के असूल संभाले हुए हो, वरना यहाँ रहने वालों ने तो पूरे नियम का जनाजा निकाल दिया है। कबीर ने हल्का सा मुस्कुराकर उनके लिए कुर्सी खींची। दफ़ा करें दादी, आप बैठें। सुबह सुबह किसका जिक्र ले बैठी हैं। वो बैठ गईं, जबकि मंगाला उनके सामने भी नाश्ता रखने लगी थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर कल्याणी देवी ने मानी खेज अंदाज में उसे देखा। कबीर, अब मैं चाहती हूँ कि तुम विवाह कर लो। कब तक इस तरह अकेले रहोगे? खैर से 28 बरस के हो गए हो। कबीर के चेहरे के तासुरात फ़ौरन बदल गए। उसने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखा और संजीदा लहजे में बोला, शादी के नतीजे में देख चुका हूँ दादी, इसलिए बेहतर होगा मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स ना करें। कल्याणी देवी ने गहरा सांस लिया। एक अनुभव ख़राब निकल जाने का मतलब ये नहीं होता कि हर अनुभव ख़राब निकले। इंसान गलतियों से ही सीखता है। उनकी बात सुनकर वो बोला, कुछ गलतियाँ सिखाने के बजाय इंसान को ख़त्म कर देती हैं। उसकी आवाज़ सर्द थी और मैं दोबारा वो सब नहीं दोहराना चाहता। बेटा, हर औरत एक जैसी नहीं होती, लेकिन हर मर्द एक बार टूटने के बाद पहले जैसा भी नहीं रहता। उसने सपाट लहजे में जवाब दिया था। कल्याणी देवी चंद लम्हे उसे खामोशी से देखती रहीं। तुम अब भी अतीत में कैद हो कबीर। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही वो बोला, और बेहतर होगा उस अतीत को वही रहने दें। सुबह सुबह मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता। शादी कर चुका था, नतीजा भी देख चुका हूँ, अब मुझे दोबारा कोई शादी नहीं करनी। उसके लहजे की बर्फ़ानी सख्ती ने कल्याणी देवी को खामोश कर दिया था। मंगाला भी माहौल की कशीदगी महसूस करते हुए खामोशी से वहाँ से हट गई थी। चंद लम्हों बाद कबीर ने अखबार बंद किया और अपनी नज़रें दादी पर जमा दी थी। वैसे ये आरुषि आजकल किन हवाओं में उड़ रही है? आपको कुछ इल्म भी है? कल्याणी देवी ने चौंक कर उसे देखा। क्यों, क्या हुआ है उसे? पब और क्लब जा रही है आजकल, उसने बेहद नॉर्मल अंदाज में कहा, मगर उसकी आंखों में सख्ती वाज़े थी। बेशक हम ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब अफोर्ड करना हमारे लिए मसला नहीं, मगर मेरे होते हुए इस घर की औरतें ऐसी आज़ादियाँ नहीं लेंगी जिनसे कल उंगलियाँ उठें। उनकी बात सुनकर वो बोली, कबीर, वो भी बच्ची है दादी। उसने उनकी बात काट दी। बच्चियां वक्त से पहले हाथ से निकल जाएं तो फिर ख़ानदान संभालते रह जाते। आप इसे अपनी भाषा में समझा दें कि अब मैं कोई ऐसी खबर ना सुनूं, फिर मैं अपने तरीके से बात करूंगा। कल्याणी देवी ने नरमी से कहा, मैं बात कर लूँगी उससे, तुम इतना गुस्सा ना करो।
कबीर ने ठंडी हंसी हंसी। मैं परेशान नहीं होता दादी, मैं अगले की सांस छीन लेता हूँ। उसकी आवाज़ धीमी मगर ख़तरनाक थी। उसे बता दीजिएगा, अगर उसने हद पार की तो एक लम्हा लगेगा इसके सारे दोस्तों को सीधा करने में, और फिर इसकी टांगें तोड़कर कमरे में बंद कर दूंगा। कल्याणी देवी ने उसे गौर कर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेरहम संजीदगी थी। यही चीज़ उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। वो जो कहता था हक कर गुजरता था। मैं उससे बात कर लूँगी, उन्होंने आहिस्ता से कहा। कबीर ने मुख्तसर सा सर हिलाया और दोबारा नाश्ता करने लगा, जैसे अभी उसने कोई गैर मामूली बात ना की हो। जबकि कल्याणी देवी खामोश बैठी अपने पोते के खूबसूरत मगर बेहद सख्त चेहरे को देखती रह गई थी। कुछ घंटे बाद सुबह की पहली मीटिंग के लिए तमाम लोग मीटिंग रूम में मौजूद थे। लंबी टेबल के गिर्द बैठे हर शख्स के सामने फाइल्स और लैपटॉप्स खुले हुए थे, मगर मीटिंग शुरू नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस फाइल पर आज की पूरी डील निर्भर थी वो अभी तक इशा के पास थी। कबीर रॉय टेबल के सिरे पर बैठा अपनी घड़ी पर मुसलसल नज़र डाल रहा था। उसके माथे की रगें तन चुकी थीं, जबकि उंगलियां बेसब्री से टेबल पर बज रही थीं। पूरे ऑफिस में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसके गुस्से से वाकिफ़ ना हो। अगर आज इशा की जगह कोई और होता तो अब तक नौकरी से निकाला जा चुका होता। सिर्फ एक वही थी जिस पर ना चाहते हुए भी उसे रहम आ जाता था। सर, हम मीटिंग शुरू कर दें? सामने बैठे रोहन ने मोहतात लहजे में पूछा। कबीर ने सर्द नज़रों से उसे देखा। इस प्रोजेक्ट की मेन फाइल मिस इशा के पास है। बगैर तैयारी के मैं कोई मीटिंग नहीं करता। उसकी आवाज़ में वाज़ेह झंझलाहट थी। एक और मिनट गुजरा, फिर दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गई थी। इशा तेज़ी से अंदर दाखिल हुई थी। सांस बुरी तरह भूली हुई थी। माथे पर पसीना चमक रहा था, जबकि हाथों में फाइल्स दबी हुई थी। नमस्ते, उसने धीमी आवाज़ में कहा। कमरे में मौजूद अक्सर लोगों ने नागवारी से उसे देखा। कबीर ने कुर्सी से टेक लगाते हुए सर लहजे में कहा, मिस ईशा, आधा घंटा लेट आने के बाद सिर्फ नमस्ते काफ़ी नहीं होता। ईशा ने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी इसलिए। झूठ बोलने से बचें, कबीर ने उसकी बात काट दी थी। जिस रोड से आप रोज़ आती हैं वहाँ सुबह के वक्त भीड़ नहीं होती। आप हमें पागल बना रही हैं या खुद को बेवकूफ़ समझ रही हैं? उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि ईशा के हाथ कांप गए थे। उसने घबरा कर कबीर को देखा। आंखों में नमी उतर आई थी, जबकि होंठ बुरी तरह कँपकँपा रहे थे। सर, वो दरअसल। कबीर चंद लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा। न जाने क्यों उसकी आंखों में खौफ देखकर उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता था। उसने गहरा सांस लिया, फिर मुख्तसर लहजे में बोला, बैठें और मीटिंग शुरू करें। ईशा ने फ़ौरन सर हिलाया और उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। उसने जल्दी से फ़ाइल खोली और अपने नोट सामने रखते हुए बोलना शुरू किया। जी सर, जैसे कि आप सब जानते हैं, मलिक ग्रुप के साथ हमारी नई डील अगले महीने साइन होनी है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो कंपनी को सालाना 35% मुनाफा होगा। कमरे में मौजूद सब लोग अब पूरी तवज्जो से उसे सुन रहे थे। ईशा ने फ़ाइल के पन्ने पलटे। हमने प्रोजेक्ट को 3 फेज़ में बांट दिया है। पहले फ़ेज़ में हम उनकी ब्रांचेस के डिजिटल अपग्रेडेशन करेंगे। दूसरे फ़ेज़ में ऑनलाइन पोर्टल और सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च होगा, जबकि तीसरे फ़ेज़ में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट शामिल होगी। सामने बैठे एक सीनियर मैनेजर ने सवाल किया, अगर उन्होंने बजट कम करने को कहा तो? ईशा ने फ़ौरन जवाब दिया, तो हम सिस्टम अपग्रेडेशन को 2 हिस्सों में बांट देंगे। इससे उनकी शुरुआती लागत कम हो जाएगी, मगर कंपनी का प्रॉफिट बरकरार रहेगा। कबीर खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी आवाज़ में घबराहट ज़रूर थी, मगर काम पर उसकी पकड़ मजबूत थी। वो हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दे रही थी। और अगर वो दूसरी कंपनी का ऑफ़र कबूल कर लेते हैं? रॉन ने पूछा। ईशा ने फ़ाइल बंद करते हुए कहा, वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी उन्हें पोस्ट लॉन्च सपोर्ट भी दे रही है, जबकि बाकी कंपनी सिर्फ सिस्टम इंस्टॉलेशन तक सीमित हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कबीर ने पहली बार हल्का सा सर हिलाया था। इम्प्रेसिव। ईशा ने चौंक कर उसे देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो तारीफ़ करेगा। वो दोबारा पॉइंट्स पढ़ने लगी थी जब अचानक कबीर की नज़र उसकी कलाई पर गई। दुपट्टे का किनारा सरकाने से सुर्ख नीला निशान वाज़े नज़र आ रहा था। उसकी आंखें चंद लम्हे वहीं रुक गईं,
फिर उसने संजीदा लहजे में पूछा, मिस ईशा, ये ज़ख्म कैसे आया? पूरा मीटिंग रूम खामोश हो गया था। ईशा की आवाज़ अचानक रुक गई। उसने घबराकर अपनी कलाई फ़ौरन छुपा ली। जी जी सर, वो बुरी तरह उलझ गई थी। कबीर मुसलसल उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी घबराहट गैर मामूली थी। वो संजीदगी से बोला, मीटिंग के बाद मेरे केबिन में आए, उसने मुख्तसर अंदाज में कहा। ईशा ने बेयकीनी से उसे देखा मगर कुछ बोल नहीं सकी। कबीर ने दोबारा फ़ाइल की तरफ इशारा किया, कंटिन्यू करें। ईशा ने वो मुश्किल खुद को संभाला और दोबारा पॉइंट्स पढ़ने लगी, मगर अब कबीर की नज़रें बार बार उसकी ज़ख्मी कलाई पर जा रही थी, जबकि उसके चेहरे की सख्ती आहिस्ता आहिस्ता किसी और सोच में बदल रही थी। 1 घंटे बाद मीटिंग ख़त्म होने के बाद पूरा फ्लोर दोबारा अपने मामूली काम काज में मसरूफ़ हो चुका था, मगर कबीर रॉय अपने केबिन में बेचैनी से बैठा था। उसके सामने खुली फ़ाइल काफ़ी देर से वैसे ही पड़ी थी, मगर उसकी तवज्जो एक शब्द पर भी नहीं जा रही थी। बार बार ईशा की ज़ख्मी कलाई उसकी नज़रों के सामने आ रही थी। वो कुर्सी से टेक लगाए चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर बेजारी से टाई ढीली की। उसी वक्त दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। कम इन। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और ईशा अंदर दाखिल हुई थी। आज भी वो हमेशा की तरह सहमी हुई लग रही थी। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के इर्द गिर्द हल्की सूजन, जबकि सर झुका हुआ। कबीर उसे देखते ही अपनी जगह से उठकर सीधा हुआ था। आओ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ईशा एक लम्हा हिचकिचाई, जैसे वापस पलट जाना चाहती हूँ, मगर फिर खामोशी से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। कबीर चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर सीधे लहजे में बोला, अब बताओ मिस ईशा, ये कलाई पर ज़ख्म कैसे आया? ईशा ने फ़ौरन अपनी कलाई दुपट्टे में छुपा ली। आंखों में नमी तैर गई थी, मगर उसने खुद को संभाला। सर, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं इसे आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती। कबीर की नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं। और अगर मैं कहूँ मुझे जानना ज़रूरी है सर, प्लीज़। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कबीर ने दोनों हाथ मेज़ पर रखते हुए सर्द लहजे में कहा, अगर तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए तो मुझे सच बताओ, वरना मैं अभी तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा। ईशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शायद उसे इस सख्ती की तवक्को नहीं थी। आंखों में जमा आंसू अचानक बहने लगे थे। उसने बमुश्किल अपनी आवाज़ संभाली, ये मेरे हस्बैंड ने किया है। कबीर का जबड़ा सख्त हुआ। क्यों? ईशा ने नज़रें झुका ली। गलती मेरी थी, इस बार आधी सैलरी खुद खर्च कर ली मैंने। कहते कहते उसकी आवाज़ रुंध गई थी। मुझे दवाई लेनी थी और कुछ घर के खर्चे थे। वो मज़ीद बोल नहीं सकी। कबीर चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। व्हाट द हेल? उसकी आवाज़ बुलंद हुई थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ईशा बुरी तरह सहम गई। सर, मैं अपने कितने मसले आपको बताती। पहले ही आपने मेरी पिताजी का कर्ज़ अदा कर दिया है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। और वैसे भी ये मेरी किस्मत है, मैं किसी को बताकर हमदर्दी नहीं समेटना चाहती थी। कबीर ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारा पति तुम पर हाथ उठा रहा है और तुम उसे अपनी गलती कह रही हो? पागल हो गई तुम। एक तो तुम इतनी छोटी हो, सिर्फ 20 साल की। ये उम्र तुम्हारी पढ़ने की है, जीने की है, और तुमने इस उम्र में विवाह भी कर लिया, नौकरी भी कर रही हो, और अब उसकी मार भी बर्दाश्त करोगी। ईशा घुट घुट कर रोने लगी थी। जिनके सर पर पिता का साया नहीं होता ना सर, उन बेटियों के साथ यही होता है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। पिताजी के बाद कोई पूछने वाला नहीं रहा। बुआ ने जहाँ कहा वहाँ विवाह हो गया। अब अगर पति मारता है तो शायद यही मेरी किस्मत है। कबीर खामोश हो गया था। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। ईशा ने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए। आपका धन्यवाद, आपने मुझसे इतना पूछा, लेकिन मैं अब मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती। वो आहिस्ता से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। उसके कदम कमज़ोर थे मगर फिर भी वो खुद को संभाले हुए थी। दरवाज़ा खोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर अपनी जगह साकित खड़ा उसे जाता देखता रहा। उसकी नज़रों में पहली बार गुस्से की बजाय अजीब सी बेबसी उतर आई थी, जबकि उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, कोई इंसान इतना जुल्म सहकर भी खुद को ही कसूरवार कैसे समझ सकता है। वो रात गए रॉय मैंशन में दाखिल हुआ था। हमेशा की तरह सीधा अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय इस बार उसके कदम कल्याणी देवी के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। पूरे दिन की थकन उसके चेहरे पर नुमाया थी मगर आंखों में अजीब सी संजीदगी उतर आई थी। उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से आवाज़ आई तो उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। कल्याणी देवी बेड के साथ टेक लगाए पुस्तक पढ़ रही थी। कबीर को देखते ही उन्होंने चश्मा उतारा और हैरानी से उसे देखा। प्रणाम दादी। कल्याणो। वो हल्का सा मुस्कुराई। आज चांद किस तरफ से निकला है। मेरा लाडला पोता अपने कमरे में जाने की बजाय दादी के कमरे में नज़र आ रहा है। कबीर ने जवाबन बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और उनके करीब जाकर बैठ गया। उसके चेहरे की संजीदगी देखकर कल्याणी देवी फ़ौरन समझ गई थी कि बात मामूली नहीं है। खैर तो है? उन्होंने पुस्तक बंद करते हुए पूछा। कबीर चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, जैसे शब्दों को तरतीब दे रहा हो। फिर धीमी आवाज़ में बोला, मुझे आपसे बात करनी है, बल्कि आपकी मदद चाहिए। कल्याणी देवी ने गौर से उसका चेहरा देखा। कैसी बात और कैसी मदद? कबीर ने गहरा सांस लिया। अब कह रही थी ना कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। कल्याणी देवी के चेहरे पर फ़ौरन मुस्कुराहट आई। तो आखिरकार मेरे पोते को अकल आ ही गई। कबीर ने उनकी बात नज़रअंदाज की। मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है। कौन है? किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? वो मेरे ऑफ़िस में काम करती है। उसने मुख्तसर जवाब दिया। नाम ईशा है। फिर मसला क्या है? कल्याणी देवी ने सीधा सवाल किया। कबीर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, वो विवाहित है। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई थी। कल्याणी देवी ने संजीदा नज़रों से उसे देखा। और उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, जबकि उसका पति 40 साल का है। कबीर की आवाज़ में अब वाज़ेह सख्ती शामिल हो गई थी। वो आदमी उस पर हाथ उठाता है, उसकी कमाई पर पल रहा है, रोज़ मारता है उसे। कल्याणी देवी के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। तुम्हें यकीन है? मैंने खुद उसके ज़ख्म देखे हैं। कबीर ने फ़ौरन जवाब दिया। और आज उसने खुद बताया है। तो तुम्हारा क्या इरादा है? उन्होंने संजीदगी से पूछा। कबीर ने चंद लम्हे खामोश रहकर उनकी तरफ देखा और फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि उसके पति को ख़रीद लूँ। कल्याणी देवी चौंकी। क्या मतलब? उस आदमी को सिर्फ पैसे से गर्ज है। कबीर ने ठंडे लहजे में कहा। मैं उसे इतने पैसे दूंगा कि वो खुद ईशा को विवाह विच्छेद देने पर राज़ी हो जाएगा। और फिर मैं ईशा से विवाह कर लूँगा। उसके लहजे में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो फ़ैसला पहले ही कर चुका हो। कल्याणी देवी खामोशी से उसे देखती रही। और उस लड़की की मर्ज़ी? कबीर ने सर नफ़ी में हिलाया। अगर मैं उसे इस वक्त बात करूँगा तो वो मर जाएगी, मगर हाँ नहीं करेगी। लेकिन विवाह विच्छेद के बाद राज़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे पहले उसकी डाइवोर्स करवानी होगी। फिर तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वो डरी हुई है, बेबस है। उसे लगता है उसकी ज़िंदगी बस यही है। कबीर की आवाज़ गैर मामूली हद तक नरम हुई थी। लेकिन उसे राज़ी करना मेरा काम है। कल्याणी देवी ने गहरा सांस लिया। मसला काफ़ी संजीदा है कबीर। एक विवाहित लड़की को उसके घर से निकालना आसान नहीं होता। लोग बातें करेंगे, परिवार सवाल करेगा। लोगों ने हमेशा बातें ही की हैं। उसने बेतासुर अंदाज में जवाब दिया। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि वो लड़की इस आदमी के साथ रहते रहते ख़त्म हो जाएगी और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कल्याणी देवी कुछ देर खामोश रहीं, फिर धीरे से बोलीं, तुम चाहते क्या हो मुझसे? कल मेरे साथ उसके घर चलें। मैं आपके सामने उसके पति से बात करना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई मसला ना हो। और अगर वो आदमी मानने से इनकार कर दे। कबीर के होंठों पर सर्द मुस्कुराहट आई।
पैसे हर ज़िद तोड़ देते हैं दादी, और अगर फिर भी ना माना तो मैं उसे मनाना सिखा दूँगा। कल्याणी देवी ने उसे चंद लम्हे खामोशी से देखा। उनके सामने बैठा उनका वही पोता था जो हमेशा हर मामला अपने असूलों के मुताबिक हल करता था, लेकिन आज उसके असूल धरे के धरे रह गए थे। उसे देखते हुए बोली, अगर मेरा पोता इस फैसले पर राज़ी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। कबीर ने पहली बार सुकून का सांस लिया था, जबकि उसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी भी बाकी थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। वो जल्दी जल्दी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। एक तरफ चूल्हे पर चाय रखी हुई थी, जबकि दूसरी जानिब पराठे सेकते हुए वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। पहले ही आज उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी और ऊपर से सुमेश सुबह से चीख चीख कर नाश्ता मांग रहा था। उसने जल्दी से प्लेटों में नाश्ता निकाला और ट्रे उठाकर बाहर ले आई और कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होकर वो बोली, ये लें आपका नाश्ता। उसने मेज़ पर प्लेट रखते हुए धीमी आवाज़ में कहा। सुमेश मोबाइल में मसरूफ़ था, जबकि शारदा देवी टीवी देख रही थी। चाय ठंडी हुई ना तो दोबारा बनाना पड़ेगी, शारदा देवी ने नाक चढ़ाते हुए कहा। ईशा ने सिर्फ सर हिलाया और वापस मुड़ गई। वो जल्दी जल्दी अपना बैग संभालने ही लगी थी कि अचानक घर की डोरबेल बजी। वो झंझा गई। इस वक्त कौन आ गया? पहले ही देर हो रही है। बड़बड़ाते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला। सामने खड़े लोगों को देखकर वो एकदम साकित रह गई। कल्याणी देवी पूरे वक़ार के साथ खड़ी थी, जबकि उनके साथ कबीर रॉय मौजूद था, हमेशा की तरह संजीदा सख्त चेहरा लिए। ईशा फ़ौरन संभली और सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बोली, नमस्ते कल्याणी देवी अंदर दाखिल हुई। फिर कबीर की तरफ देखकर बोली, क्या यही लड़की है? कबीर ने मुख्तसर सा सर हाँ में हिलाया। कल्याणी देवी ने ईशा के सर पर हाथ रखा। बच्चे, अपने घर के बड़ों को बुलाओ, हमें बात करनी है। ईशा ने उलझन से दोनों को देखा, मगर खामोशी से जी कहकर अंदर चली गई थी। कबीर पूरे घर पर सरसरी नज़र डाल रहा था। छोटा सा बरामदा, बिखरा हुआ सामान, दीवारों की खस्ता हालत, हर चीज़ उसकी तबीयत में नागवारी पैदा कर रही थी। वो दादी के साथ बरामदे में रखी चारपाई पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद ईशा वापस आई। उसके साथ शारदा देवी और सुमेश भी बाहर आए थे। उन्हें देखते ही कल्याणी देवी के माथे पर नागवारी उभर आई। दोनों के चेहरे और अंदाज से वाज़ेह था, ना तरबियत थी ना ही कोई तहजीब। नमस्ते, शारदा देवी ने बिना दिलचस्पी से कहा। कबीर ने सर्द नज़रों से उसे देखा, मगर जवाब नहीं दिया। कल्याणी देवी सीधा बोली, तुम लड़की की बुआ हो? हाँ जी, मैं ही हूँ। कहो जी, क्या हुआ? बताया इसने कि आप इसके बॉस की दादी हैं। खैर है, कैसे आना हुआ हमारे घर? तफसील से बात करनी है, बैठ जाओ, कल्याणी देवी ने संजीदगी से कहा। वो दोनों सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। ईशा खामोशी से एक तरफ खड़ी थी। कबीर की नज़रें सीधा सुमेश पर थीं। क्या इरादा है पैसे कमाने के हवाले से? सुमेश पहले तो चौंका, फिर हंसते हुए बोला, मतलब ये कि अचानक तुम्हें 50 लाख रुपए मिल जाएं तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? कबीर का लहजा बिल्कुल सपाट था। सुमेश की आंखें हैरत से फैल गई थीं। आपको अंदाज़ा है आप कितनी बड़ी रकम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल अंदाज़ा है, कबीर ने सर्द महरी से जवाब दिया। सुमेश लालच से सीधा होकर बैठ गया। इतनी रकम के लिए तो मैं अपनी जान दे दूं। आप हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा? ईशा बेइख्तियार कबीर की तरफ देखने लगी थी। कबीर ने एक लम्हा ज़ाया किए बिना बोला, बस अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बदले में तुम्हें 50 लाख दे दूँगा, क्योंकि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ईशा का चेहरा जर्द पड़ गया। सर, वो बेइख्तियार चीखी थी, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ये सब मत करें। कबीर ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाया। उसकी नज़रें अभी सुमेश पर थीं। बोलो, मंजूर है या नहीं? सुमेश ने फ़ौरन अपनी माँ की तरफ देखा। शारदा देवी के चेहरे पर लालची मुस्कुराहट फैल चुकी थी। वो जल्दी से सर हिलाने लगी। कर दे हाँ, ऐसी किस्मत कहाँ मिलती है? सुमेश फ़ौरन बोला, जी सर, मुझे मंजूर है। आप बताएं कब देनी है डाइवोर्स? अभी, इसी वक्त, कल्याणी देवी ने सख्त लहजे में कहा।
सुमेश फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने एक लम्हा भी नहीं सोचा, ईशा को देखते हुए बेहिसी से बोला, मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, डाइवोर्स देता हूँ, डाइवोर्स देता हूँ। ईशा बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी। चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके जैसे यकीन ही नहीं आया हो कि चंद शब्दों में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। कबीर और कल्याणी देवी भी अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। ईशा फटी फटी नज़रों से सुमेश को देख रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। उसी लम्हे कबीर आगे बढ़ा और उसकी कलाई थाम ली। उसकी गिरफ्त मजबूत मगर महतात थी। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, उसने संजीदगी से कहा। पैसे शाम तक तुम्हें मिल जाएंगे सर, प्लीज़, ईशा ने रोती आवाज़ में कहा। मगर कबीर ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया था। वो मुड़ा और उसे साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ गया था, जबकि पीछे खड़े सुमेश और शारदा देवी के चेहरों पर सिर्फ लालच चमक रहा था। सुबह सुबह उनकी लॉटरी निकल आई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की, जिसे महज वो लोग इस घर की नौकरानी समझते थे, वो उन्हें इतना बड़ा फ़ायदा दे जाएगी। एक लंबी मुसाफत तय करके वो रॉय मैंशन पहुंच गए थे। वो उसे लिए सीधा कल्याणी देवी के कमरे में ही आया था। अभी तक रॉय मैंशन के मकीन जागे नहीं थे। सभी गहरी नींद सो रहे थे। कोई जानता ही नहीं था कि दादी और पोते ने क्या कारनामा सरअंजाम दे दिया है। कल्याणी देवी के कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ईशा सोफे पर बैठी दोनों हाथों से अपना सर थामे हुई थी। आंखें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं, जबकि सांस अब भी बेतरतीब चल रही थी। उसे जैसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि चंद घंटों में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था कि उसकी डाइवोर्स सुमेश से कभी मुकम्मल हो पाएगी। जब उसने पहली दफ़ा उस पर हाथ उठाया था, उसने इरादा किया था कि वो अलग हो जाएगी, मगर एक दिन में ही उसे हकीकत समझ आ गई थी। अगर सुमेश ने उसे छोड़ दिया, वो कहीं की नहीं रहेगी। ना अब पिता का साया है और ना अब माँ का। वो कहाँ जाएगी? इसलिए ख़ुद को उसने अच्छे तरीके से समझा लिया था। पिट पाट कर अब उसके साथ ही रहना है। लेकिन अब इस अचानक तब्दीली ने उसे पूरी तरह हिला दिया था। उसे ये सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। कल्याणी देवी बेड पर खामोश बैठी थी, जबकि कबीर सामने रखी कुर्सी पर बैठा मुसलसल ईशा को देख रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली सख्ती मौजूद थी, मगर आंखों में संजीदगी पहले से ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। चंद लम्हे इसी खामोशी में गुजरे, फिर ईशा ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वो काफ़ी देर से उन लोगों के बोलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब वो ना बोले तो वो ही थक हार कर कबीर को मुखातिब करके बोली थी, सर, आपने ये सब क्यों किया है? आपको ये सब करके क्या हासिल हुआ है? आपको मालूम है आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं आपसे मदद मांगी थी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या ज़रूरत थी सुमेश को पैसे ऑफ़र करने की? आपकी मैं पहले ही इतनी कर्ज़दार हूँ, अब मैं 50 लाख आपको कहाँ से दूँगी? उसकी आवाज़ भारी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे अपने पति से डाइवोर्स चाहिए? उसका बस नहीं चल रहा था कि कबीर का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ दे। उससे पूछे कि आखिर क्यों किया है ये सब, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने खड़े शख्स के सामने ऊंची आवाज़ में भी बात कर पाए। कबीर खामोशी से उसे देखता रहा। वो रोते हुए मज़ीद बोली, आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। आपको अंदाज़ा भी है बुआ पूरे परिवार में मेरी कितनी बदनामी करेंगी। सब यही कहेंगे कि आपने मुझे मेरे पति से ख़रीद लिया है, और मुझे यकीन है सुमेश और बुआ पूरे परिवार में यही बताएंगे कि मेरा और आपका अफेयर चल रहा था जब ही ये सब हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है। आपने बिला वजह मुझे बदनाम करवा दिया। आखिरी जुमला कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई थी। कबीर ने फ़ौरन सख्त लहजे में कहा, साबिका पति, वो अब तुम्हारा पति नहीं है। ईशा ने नम आंखों से उसे देखा। फ़र्क क्या पड़ता है? लोगों की नज़र में तो यही ना कि मैं पैसों के लिए दूसरे मर्द के साथ आ गई।
लोगों की नज़र में रहने के चक्कर में तुम अपनी ज़िंदगी तबाह कर देती। कबीर ने आवाज़ बुलंद की। वो आदमी तुम्हें मारता था, तुम्हारी कमाई खाता था और तुम उसी के साथ रहना चाहती थी। दिमाग से पागल हो तुम। ईशा की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। जब सर पर माँ बाप का साया ना होना सर, तब लड़कियों को ऐसे ही समझौते करने पड़ते हैं, उसने रोती आवाज़ में कहा। हर लड़की के पास आप जैसे ऑप्शंस नहीं होते कि गलत रिश्ता छोड़ दे। कुछ लोगों के पास गुजारा करना पड़ता है। कबीर ने झंझलाकर कुर्सी के पुश्त से टेक लगाई। खामोश हो जाओ तुम। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा सख्त थी। ज़्यादा आवाज़ मत निकालो अपनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठी लड़की का मुंह तोड़ दे, जो इतनी फजूल बातें कर रही थी। उसके लहजे की सख्ती ऐसी थी कि ईशा फ़ौरन खामोश हो गई थी। उसने नज़रें झुका ली थीं, जबकि आंसू अब भी उसके गालों पर बह रहे थे। कबीर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर संजीदगी से बोला, अपने दिमाग को तैयार करो, मैं तुमसे विवाह करूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। ईशा ने फ़ौरन सर उठाया। क्यों लेंगे आप मेरी जिम्मेदारी? उसकी आवाज़ में उलझन थी। हमारे बीच आखिर रिश्ता ही क्या है? बिला वजह आपने मेरे साथ इतना बड़ा तमाशा किया है। बिला वजह? कबीर तंजिया हंसा। तुम्हें इस जहन्नुम से निकाला अगर तमाशा है तो ठीक है, मैंने तमाशा किया है, लेकिन मैंने आपसे मदद नहीं मांगी थी। ईशा बेइख्तियार बोल उठी। मैं अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजार रही थी गुजार लेती, मार खा खा कर एक दिन मर जाती। कबीर ने फ़ौरन जवाब दिया था, बिल्कुल अपनी पहली ज़िंदगी की तरह ख़त्म हो जाती तो। ईशा जैसे एक लम्हे के लिए साकित रह गई थी। आपको मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का हक़ किसने दिया? वो लड़सती आवाज़ में बोली। बस। अचानक कल्याणी देवी की सख्त आवाज़ कमरे में गूंजी। दोनों खामोश हो गए थे। कल्याणी देवी ने नागवारी से उन्हें देखा। तुम दोनों को मेरी मौजूदगी का ज़रा भी लिहाज नहीं है क्या? ईशा फ़ौरन नज़रें झुका गई थी, जबकि कबीर खामोश होकर सीधा बैठ गया था। कल्याणी देवी ने गहरा सांस लिया, फिर कबीर को देखते हुए बोली, तुम जाओ यहाँ से, मुझे इससे कुछ व्यक्तिगत बातें करनी हैं। कबीर ने दादी को देखा मगर कुछ कहा नहीं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कल रात तक पंडित जी को बुलाना है या नहीं। कबीर ने मुख्तसर सा सर हिलाया। एक आखिरी नज़र ईशा पर डाली, जो अब भी आंसू साफ करने में लगी हुई थी। फिर वो खामोशी से उठा और कमरे से बाहर चला गया था, जबकि उसके जाते ही कमरे की हवा पहले से ज़्यादा भारी हो गई थी। कल्याणी देवी खामोशी से अब ईशा को देख रही थी। कबीर के जाने के बाद कमरे के माहौल में कुछ ज़्यादा ही संजीदगी आ गई थी। ईशा अब भी सोफे पर बैठी सर झुकाए हुए थी, हाथ आपस में जकड़े हुए थे और आंखें मुसलसल नमी से भरी हुई थीं। कल्याणी देवी ने गहरी सांस लिया और संजीदगी से बोली, अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा हो तो क्या उस नुकसान को रोकना हमारा कर्तव्य नहीं होगा? क्या हम उसमें रिश्ते ढूंढते रहेंगे? ईशा ने आहिस्ता से सर उठाया। मैं मानती हूँ मैम, आप गलत नहीं हैं, मगर आप नहीं जानती मेरी बुआ बहुत ख़तरनाक औरत हैं। पूरे परिवार में मेरी बदनामी करेंगी। लोग क्या कहेंगे? उसकी आवाज़ कांप रही थी। और सर, वो हिचकिचाई, उन्होंने 50 लाख रुपए क्यों देने हैं? सुमेश इस काबिल ही नहीं है कि इतने पैसे दिए जाएं। वो नहायत बदतमीज़, कमअकल और निकम्मा इंसान है। वो सब पैसे डुबा देगा। सर का सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। उन्होंने पहले भी मेरी बहुत मदद की है। पिताजी का काफ़ी कर्ज था, जो सर ने ही मेरी मदद करके उतारा है। अब मैं उनकी मज़ीद कर्जदार नहीं हो सकती। कल्याणी देवी ने फ़ौरन हाथ उठाकर उसकी बात काट दी और उसे देखते हुए बोली, किसने कह दिया कि तुम्हारे साबिका पति को पैसे दिए जाएंगे? मैं भी उसे देखकर अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि वो इस काबिल है नहीं कि इसे पैसे दिए जाएं। उस बदबख्त में इतनी अकल शऊर नहीं है कि अगर कोई डील हो रही है तो पहले पैसे का मुतालबा करे। उसने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें छोड़ा है, इसे 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। ये उसकी गलत फहमी है। ईशा ने चौंक कर उन्हें देखा। कल्याणी देवी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए बोली, तुम्हें बस उसके चंगल से आज़ाद करवाना था, इसलिए ये सारा मामला बनाया गया है।
मुझे लगा था कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मगर वो इतना बेवकूफ़ निकला कि बगैर सोचे समझे डाइवोर्स दे बैठा। तुम्हें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें एक ऐसे माहौल से आज़ादी मिली जहाँ पर तुम खुलकर सांस भी नहीं ले सकती थी। इतने अनपढ़ लोगों के साथ तुम कैसे रह रही थी? और जब मेरे पोते ने तुम्हारी मदद की है तो तुम उसके साथ झगड़ा कर रही हो। एक रत्ती अकल नहीं है तुम में, लड़की। ईशा की आंखें फैल गई थी। आपने ये सब चाल के तौर पर किया था? कल्याणी देवी ने सीधा उसे देखा। चाल नहीं, ज़रूरी कदम। चंद लम्हे खामोश रही, फिर वो संजीदगी से बोली, जब मेरा पोता तुम्हें कबूल कर रहा है, तुमसे विवाह करना चाहता है, तो तुम एतराज़ क्यों कर रही हो? तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, ना पिता है, ना माँ है, और ना ही मजबूत भाई बहन जिनके बल पर तुम मेरे पोते के साथ झगड़ा कर रही हो। तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए कि उसने तुम्हें एक पागल आदमी से छुटकारा दिलाया और ख़ुद तुम्हें अपनी पत्नी बना रहा है। फिर किस बात का एतराज़ है? ईशा ने बेख्तियार नज़रें झुका लीं। मैं इस काबिल नहीं हूँ मैम। मुझ में ऐसी क्या खूबी है जो सर मुझ पर इतने मेहरबान हो रहे हैं? वो बहुत बुरी तरह उलझ रही थी। पहले दिन से जब से वो उनके ऑफ़िस गई थी, आखिर वो उस पर इतना मेहरबान क्यों होते थे? ऑफ़िस में कई और लड़कियां भी थीं जो उसकी तरह मजबूर और बेसहारा थीं, मगर उसके बावजूद वो महज उस पर ही नज़र करम क्यों करते थे? ये बात उसकी समझ से बाहर थी। कल्याणी देवी के चेहरे पर नरमी आ गई, मगर लहजा अब भी मजबूत था। इस दुनिया में कौन इतना काबिल है ये हम तय नहीं करते, ये वक्त और किस्मत तय करते हैं, और तुम्हारी किस्मत मेरे पोते के साथ जुड़ी हुई है। बस इतना समझ लो कि भगवान तुम दोनों को एक करना चाहता है। शायद इसलिए उसने तुम्हें मेरे पोते तक पहुंचाया है। ईशा ने बेयकीनी से सर हिलाया। मुझे बस यही बताओ, कल्याणी देवी ने अचानक सवाल किया, क्या तुम्हारे और उसके बीच पति पत्नी वाले संबंध थे? यानी तुम उसकी पत्नी थी या महज विवाह हुआ था? ईशा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो कुछ देर खामोश रही और फिर उसने फ़ौरन सर नफ़ी में हिला दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कल्याणी देवी ने गहरी नज़र उस पर डाली। मतलब वो तुम्हारे करीब ही नहीं आया? ये कैसे संभव है? तुम उसकी पत्नी थी। मेरे ख़याल से तुम दोनों के विवाह को 1 महीना हो चुका है और तुम उसके घर में ही रह रही हो, फिर भी वो तुम्हारे करीब नहीं आया। झूठ बोल रही हो मुझसे। ईशा ने लरजती आवाज़ में कहा, मैम, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरी माँ कहती थी झूठ बोलने वालों पर भगवान नाराज़ होता है। हम दोनों करीब इसलिए नहीं आए क्योंकि वो मर्द नहीं था, उसमें पुरुषत्व नहीं था। हमारे बीच कभी कोई संबंध नहीं बना। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई थी। कल्याणी देवी ने आहिस्ता से सर हिलाया। हे भगवान! उनके लहजे में हैरत भी थी और अफसोस भी। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम उसी घर में रह रही थी और आगे भी उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। क्या तुम पागल हो लड़की? ईशा ने सर झुका लिया था। इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। कल्याणी देवी चंद लम्हे उसे देखती रहीं, फिर फैसलाकुन अंदाज में बोली, ठीक है, अब मैं तुम्हारी कोई और बात नहीं सुनूंगी। फ़ैसला हो चुका है, अब वही होगा जो मैं चाहूँगी। उनका लहजा इतना सख्त था कि आगे से ईशा कुछ बोल नहीं पाई थी। उन्होंने फ़ौरन मेज़ से फ़ोन उठाया और कबीर का नंबर मिलाया था। फ़ोन लगते ही वो बोली, रात तक पंडित जी और मंडप का इंतज़ाम करो, मैंने फ़ैसला कर लिया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, मगर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। ईशा ने परेशानी से सर थाम लिया। मैम प्लीज़। उसकी आवाज़ टूट रही थी। ये सब इतना जल्दी? मैं कल्याणी देवी ने हाथ के इशारे से उसे खामोश कर दिया। अब बहुत हो गया है, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब और नहीं। ईशा खामोश हो गई थी। उसके चेहरे पर खौफ, उलझन और बेयकीनी सब कुछ एक साथ मौजूद था, जबकि कल्याणी देवी संजीदगी से बैठकर उसे देख रही थी, जैसे उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया हो और अब उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा ना होता हो। शाम धीरे धीरे चारों समत उतर रही थी। रॉय मैंशन का हाल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, जहाँ मंडप की तैयारियां चल रही थीं। इस खामोशी के अंदर एक अजीब से दबाव मौजूद था। घर के तमाम अफराद कुछ एक तरफ खड़े थे और कुछ बैठे इस मंज़र को देख रहे थे, जो उन सब के लिए गैर मुतवक्को था। ईशा लाल रंग के विवाह के जोड़े में सजी बैठी थी।
चेहरा नीचे था, आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे और हाथ लरस रहे थे। वो इस लम्हे को समझने से कासिर थी कि उसके साथ हो क्या रहा था। शॉर्ट नोटिस पर कबीर ने उसके लिए विवाह का मुकम्मल इंतज़ाम करवाया था। सादगी के बजाय इस आयोजन में एक खामोश सख्ती मौजूद थी। पंडित जी अग्नि के सामने बैठे हवन की तैयारी कर रहे थे। कबीर भी शाही पोशाक में तैयार था। चेहरा बेतासुर था, मगर आंखों में फैसलाकुन संजीदगी थी। कल्याणी देवी एक तरफ बैठी सब कुछ भगोर देख रही थी। पंडित जी ने कबीर की तरफ देखा। कबीर जी, विवाह की रस्में शुरू करें, यजमान की आज्ञा है। कबीर ने एक लम्हा कल्याणी देवी की तरफ देखा। कल्याणी देवी ने खामोशी से सर हिलाया। कबीर ने फ़ौरन संजीदा लहजे में कहा, मेरी तरफ से आज्ञा है पंडित जी, पूजन शुरू करें। पंडित जी ने दोनों को आगे आने को कहा। वरमाला की रस्म हुई। कबीर और ईशा ने एक दूसरे के गले में फूलों का हार पहना दिया। फिर दोनों को पवित्र अग्नि के सामने बिठाया गया। पंडित जी ने हवन की आहुति के साथ श्लोक पढ़ना शुरू किए। अब आत्माज गुलाम दिन की कन्या ईशा का कन्यादान और सप्तपदी की रस्म शुरू होगी। पंडित जी की आवाज़ हाल में गूंजी। ईशा ने सर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। कबीर ने आगे बढ़कर उसकी कांपती हुई हसीन कलाई को संभाला। अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे होंगे। हर फेरे के साथ पंडित जी विवाह के साथ वचन दोहरा रहे थे। ईशा के कदम भारी थे। हर फेरे पर उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे थे, मगर कबीर की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत थी। फेरे मुकम्मल होने के बाद पंडित जी ने कहा, अब वर दुल्हन की मांग भरने और मंगलसूत्र पहनाने की रस्म करें। कबीर ने चुटकी में सिंदूर लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के ईशा की मांग भर दी। उसके बाद उसने काले मोतियों वाला पवित्र मंगलसूत्र ईशा के गले में पहना दिया। ईशा का जिस्म लरज़ रहा था। उसके आंसू सिंदूर में मिलकर बहने लगे। कबीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, सिर्फ एक फ़ैसला था जो वो पहले ही कर चुका था। आज से आप दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं। पंडित जी ने आशीर्वाद के मंत्र पढ़ते हुए कहा, भगवान इस रिश्ते में सदैव बरकत और प्रेम बनाए रखे। ईशा अब भी नीचे देखे रो रही थी। कबीर ने एक लम्हा उसकी मांग में चमकते सिंदूर को देखा। उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई थी, मगर आंखों में एक गैर मामूली संजीदगी ज़रूर थी। कल्याणी देवी ने आगे बढ़कर दोनों के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, मगर हॉल में मौजूद फ़िज़ा अब भी भारी थी, जैसे सब कुछ होने के बावजूद किसी को यकीन ना आ रहा हो। विवाह के बाद ईशा को सीधा कबीर के कमरे में ले जाया गया था। कबीर ने बिला वजह की रस्मों को अदा करने से मना कर दिया था। वो परिवार का एक ऐसा पुरुष था जिसके सामने घर के बड़े बड़े भी नहीं बोल पाते थे। कल्याणी देवी ने उसे इशारे से मना किया था कि रस्मों के लिए इनकार मत करो, मगर उसने उन्हें भी मना कर दिया था कि मुझे फ़िज़ूल का वक्त ज़ाया नहीं करना है। वो पूरा दिन पहले ही परेशान रही है, उसे मज़ीद परेशान मत करें। उसे कमरे में भेजने के उसके आदेश के मुताबिक उसे भेजा गया था। दरवाज़ा बंद होते ही वो चंद लम्हे वहाँ खड़ी रही, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि ये हकीकत है या कोई ज़बरदस्ती खड़ा किया गया दृश्य। कमरा मुकम्मल तौर पर सजा हुआ था। फूलों की तरतीब हर तरफ थी। बेड पर सफ़ेद और लाल रंग की सजावट वाज़ेह थी। वो चंद कदम आगे बढ़ी, मगर हर कदम के साथ उसके अंदर ही बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ खड़ी हुई है और क्यों खड़ी है। वो बेड के किनारे बैठ गई। हाथ आपस में जकड़े हुए थे, आंखें मुसलसल नीची थीं। पहले विवाह के वक्त उसे इस तरह की कोई खुशी नहीं दी गई थी, बल्कि विवाह के फ़ौरन बाद उसे बुआ के हाथ का थप्पड़ नसीब हुआ था। वह अभी उन्हीं ख्यालों में थी जब दरवाज़ा खुला और कबीर अंदर दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी ने ही कमरे के माहौल को बदल दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया और सामने आकर खड़ा हुआ, फिर बेड पर उसके बराबर बैठ गया। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। ईशा ने नज़रें नहीं उठाई थीं। कबीर ने नर्म मगर सीधे लहजे में कहा, नमस्ते। ईशा ने थोड़ा सा सर उठाया, फिर धीमी आवाज़ में बोली, सर, ये सब क्या है?
आपने ये सब क्यों किया है? वो भी जवाब भी नहीं दे पाई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में हल्की सी बेचैनी थी। तुम एक ऐसे इंसान के चंगुल से निकल आई हो जो तुम्हें मारता था, तुम्हें दबाता था। इसके बावजूद तुम खुश होने की बजाय मुझसे सवाल कर रही हो। ईशा ने फ़ौरन कहा, मैं खुश हूँ सर, लेकिन मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। कबीर ने हल्की सी सांस ली। तो अब सोच लो। सोचने में कौन सा वक्त लगता है, और वैसे भी अब मैं तुम्हारा पति हूँ। ईशा के चेहरे पर झिझक आई थी। उसने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। कबीर ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर किया। ईशा की आंखें नम थीं, पलकें हल्की हल्की कांप रही थीं। कबीर की आवाज़ अब पहले से ज़्यादा नर्म मगर गहरी थी। मैं तुम्हें पत्नी का हक देना चाहता हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम्हारा चेहरा मुझे कितना प्रभावित करता है। ये आँखें, ये होंठ, तुम्हारी मासूमियत मेरे लिए किसी आकर्षण से कम नहीं है। जब से तुम मेरे ऑफ़िस में आई हो, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। ईशा ने फ़ौरन नज़रें हटाने की कोशिश की, मगर कबीर ने उसे रोके रखा। मैं आज रात तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। उसकी बात के साथ कमरे की हवा मज़ीद भारी हो गई थी। ईशा का दिल ज़ोर से धड़का था। उसने आहिस्ता से कहा, सर मैं। कबीर ने उसकी बात काट दी। सिर्फ हाँ या नहीं। ईशा खामोश हो गई। चंद लम्हे उसकी आंखों में उलझन, खौफ और बेयकीनी सब एक साथ थे। वह नहीं जानती थी कि इस लम्हे क्या जवाब दुरुस्त होगा। कबीर उसे देख रहा था, बिल्कुल बिना पलकें झपकाए। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि हर सांस वाज़ेह महसूस हो रही थी। ईशा ने आहिस्ता से नज़रें झुका लीं। उसकी उंगलियां आपस में मज़ीद उलझ गईं। फिर बहुत आहिस्तगी से उसने सर हिलाया और आज्ञा दे दी। कबीर चंद लम्हे उसे देखता रहा, जैसे इस जवाब को समझ रहा हो या परख रहा हो। फिर उसकी नज़रें नरम हो गईं, मगर चेहरे पर वही संजीदगी बरकरार रही। ईशा अब भी नीचे देख रही थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे उसे खुद भी यकीन ना हो कि उसने क्या कह दिया है। अगले ही लम्हे वो उसके करीब हुआ और अपना स्पर्श उसके चेहरे पर बिखेरने लगा। वो एकदम घबरा गई थी, मगर वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा चुका था। वो बहुत ही बुरी तरह सहमी हुई थी, मगर वो धीरे धीरे उसे अपने करीब कर रहा था। उसे इतनी तशनगी से खुद में गुम कर रहा था कि वो खौफ भूलकर उसका साथ देने लगी। रात कतरा कतरा करके पिघलती जा रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। दोपहर के 2 बजे वो दोपहर के वक्त अपने कमरे में खामोश बैठी हुई थी। रात वाला दृश्य अब भी उसके ध्यान में बार बार चल रहा था। कबीर का उसके करीब आना, उसकी बातें और वो लम्हा जब उसने खामोशी से सब कुछ स्वीकार किया था। ये सब उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी, जैसे खुद से ही सवाल कर रही हो कि उसने क्या किया है और क्यों किया है। इसी सोच में वो गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला और 3 लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। ईशा फ़ौरन चौंक कर खड़ी हो गई। तीनों लड़कियां आत्मविश्वास से चलती हुई उसके करीब आईं। आरोही, रिया और आन्या। आरोही ने उसके ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वाह भाई, कबीर भैया को तुमने आखिर फंसाया कैसे? तुम्हें पता है वो लड़कियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, और तुमसे इतनी जल्दी में विवाह कर लिया। ओह माय गॉड, क्या चीज़ हो तुम। रिया हंसते हुए बोली, वैसे सच बताओ, इतनी भी सुंदर नहीं हो तुम। फिर कैसे किया जादू? अपने रूप का कमाल दिखाया या मीठी बातों में फंसाया? ईशा ने घबरा कर फ़ौरन कहा, या आप लोग किस तरह की बातें कर रही हैं? अभी वो कुछ और कहती कि अचानक आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अजीब सी ज़िद और भावनाएं थीं। वो मेरे भैया हैं, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। वो मुझसे प्यार करें या ना करें, मगर वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखना, अगर तुमने हमारे भैया को हमसे दूर करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा के चेहरे पर उलझन और खौफ वाज़ेह था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि इसी लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुला और कबीर बाहर आ गया। उन तीनों को अंदाज़ा नहीं था कि वो अभी तक कमरे में है। उसने अंदर कदम रखते ही तीनों लड़कियों को देखा। उसकी मौजूदगी से ही कमरे का माहौल बदल गया। तीनों लड़कियां फ़ौरन पीछे हट गईं। कबीर सीधा ईशा के पास आया और उसके बराबर खड़ा हो गया। फिर सख्त लहजे में बोला, दिमाग ठीक है तुम तीनों का? ये किस तरह की बातें कर रही थी तुम लोग अपनी भाभी से? तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं?
आरोही फ़ौरन बोली, हम तो बस हेलो हाय करने आए थे। कबीर ने फ़ौरन बात काट दी, मैं तुम्हें बताऊं हेलो हाय कैसे होता है? उसकी आवाज़ सख्त हो गई थी। आरोही, तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलने लगी है। उम्र देखो अपनी, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये जो तुम फजूल हरकतें करती हो ना, क्लब जाना, लड़कों के साथ घूमना, एक शिकायत तुम्हारे पापा को कर दी तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। रिया और अनन्या फ़ौरन सहम गई। कबीर ने दोनों को भी घूरा, और तुम दोनों अपनी हरकतें सीधी करो, वरना चाचा जी से बात करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। अब यहाँ से जाओ। तीनों लड़कियाँ एक लम्हे में साकित हुईं, फिर बिना कुछ कहे जल्दी से कमरे से बाहर निकल गईं। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में खामोशी छा गई। कबीर चंद लम्हे वहाँ खड़ा रहा, फिर खामोशी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ईशा अब भी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था। कबीर की पीठ उसके सामने थी और वो खामोशी से उसे देख रही थी, जैसे पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रही हो। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। रात का वक्त था, कमरे में हल्की सी खामोशी फैली हुई थी। वो मंदिर के कोने में बैठी हुई थी, सर झुका हुआ था और आंसू मुसलसल उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे वो अंदर से टूट रही हो। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और कबीर अंदर दाखिल हुआ। वो चंद लम्हे वही दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा, फिर खामोशी से चलता हुआ उसके करीब आया और उसके पहलू में बैठ गया। ईशा ने उसे महसूस किया मगर सर नहीं उठाया। कबीर ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से आंसू साफ़ किए। क्यों रो रही हो? अब क्या तकलीफ़ है तुम्हें? उसकी आवाज़ में नरमी थी मगर एक अजीब सी संजीदगी भी। तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ़ होती है। तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे पसंद नहीं है। भीगी आंखें पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें हर वक्त भीगा रखा जाए। ईशा ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखें सुर्ख थीं। आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। पहले आपने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दी, फिर मेरे पिताजी का कर्ज़ अदा किया, मुझे उस आदमी से छुटकारा दिलाया जो पुरुष ही नहीं था, और अब आप मुझ पर इतना प्रेम क्यों लुटा रहे हैं? मेरी इतनी चिंता क्यों है आपको? मेरा इतना साथ क्यों दे रहे हैं आप? कबीर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। ईशा की आंखें फैल गईं। कबीर ने अपनी बात जारी रखी। मैं पहले भी विवाहित था। मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ख़त्म हो चुका है। मेरी पहली पत्नी मेरी धन दौलत के पीछे थी। उसने ऐसे हालात पैदा किए कि मुझे उसे डाइवोर्स देना पड़ी। स्त्री धन और एलिमनी लेकर वो चली गई। उसके बाद मेरा इरादा दोबारा विवाह का नहीं था। वो एक लम्हे को रुका, फिर ईशा को देखते हुए बोला, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, सच कहूँ तो मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्रेम हो गया था। मैं तुम्हारे बिना रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी चिंता करना, तुम्हारे साथ खड़ा होना, ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा पति हूँ। ईशा ने नम आंखों से उसे देखा। तो क्या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे या बदल जाएंगे? कबीर ने उसके सवाल पर हल्की सी मुस्कुराहट दी। अगर मैं बदल जाऊं तो मेरे साइड टेबल के ड्रॉअर से बंदूक निकाल कर मेरे सीने में उतार देना, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा ये साथ सबसे महत्वपूर्ण है। ये सुनते ही ईशा का ज़ब टूट गया। वो फ़ौरन उसके करीब आई और उसके गले लग गई। उसकी गिरफ्त मजबूत थी, जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। वो रोते हुए बोली, आप वचन दें, आप कभी नहीं बदलेंगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। कबीर ने आहिस्ता से उसके बालों पर हाथ रखा। मैं वचन देता हूँ, मैं नहीं बदलूँगा। ईशा ने उसके सीने से चेहरा उठाया बिना कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कबीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और आहिस्ता से कहा, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे, फिर कबीर ने उसे अपने करीब किया और उसके माथे पर हल्का सा स्पर्श छोड़ दिया। ईशा ने आंखें बंद कर ली थीं। इस लम्हे कमरे की खामोशी भी जैसे नरम हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, जहाँ लफ्ज़ों से ज़्यादा एहसास बोल रहे थे, और पहली बार वो रिश्ता सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि एक गैर महसूस सुकून बन चुका था।